हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो ये ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मास वर्सेस वेट के बारे में। ठीक है, हम लोग देखेंगे मास क्या होता है और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वेट क्या होता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स हमारे साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, सो आर यू गाइज रियली एक्साइटेड अबाउट दैट? श्योर यू विल बी एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। ठीक है, उस चैप्टर में काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा, काफ़ी नई बातें सीखने को मिलेंगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा जो टॉपिक है वो है मास वर्सेस वेट। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। ठीक है, लास्ट लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि मास होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल टर्म में मास क्या कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके अमाउंट को मास कहा जाता है। जैसे कि सपोज करो ये मार्कर, इस मार्कर का कुछ मास है। मास का मतलब इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स का जो अमाउंट है हम उनको एक मास के टर्म में यूज़ करते हैं, उनको हम लोग मास कहते हैं। ठीक है, वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स होता है जो कि ग्रेविटी, ठीक है, जो अर्थ लगाती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। ठीक है, ये वेट होता है। जो डेफिनेशन लिखा हुआ मास का वो है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, हमें इनर्शिया के बारे में पता है कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में होता है, तब तक जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जो हमारा मास होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मेजर होता है ऑफ इट्स ओन इनर्शिया। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में रहना चाहता है। अगर वो सॉलिड स्टेट में, मतलब कि उसके अंदर के जितने पार्टिकल्स होंगे उनका जो इनर्शिया होगा वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का मास हम इनर्शिया मोशन से लेंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर एक फ्लूइड है और फ्लूइड में कौन सी क्वांटिटी होती है? फ्लो करने की क्वांटिटी, फ्लो करने का उसमें, ठीक है, पाया जाता है। सो एन ऑब्जेक्ट्स मास कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ नोन फोर्स एक्ट्स ऑन इट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैसे पता कर सकते हैं? जब उसमें फोर्स लगाया जाए। ठीक है, तभी ना उसका इनर्शिया चेंज होगा। जब उसका इनर्शिया चेंज होगा तो उस पर हमें फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स से क्या हुआ? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एंड हमें पता है F = ma होता है। हमने फोर्स लगाया, हमें एक्सेलरेशन मिला, तो उस ऑब्जेक्ट का हम मास पता कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? एंड एट द सेम टाइम मास की जो यूनिट होती है वह kg होती है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। वेट क्या होता है? द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, उसी फोर्स को हम लोग, ठीक है, वेट कहते हैं। एंड फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका मतलब कि जो भी हमारा वेट का यूनिट होगा वो भी न्यूटन होगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। मास को वैसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और वेट को कैपिटल W से। ठीक है, तो चलिए हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मास और वेट के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। मिटा दें? चलिए, now we are going to talk about the relation between
मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक, हमें पता है कि वेट एक काइंड ऑफ फोर्स है, तो अगर हम फोर्स के F को हटा करके W लगा दें तो कोई चेंज नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला फोर्स अप्लाई होता है, कैपिटल G mE अपॉन स्मॉल m अपॉन RE का स्क्वायर। ये बात हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला फोर्स लगता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं यहाँ से कि इन सारे टर्म्स को एक साथ लेते हैं, स्मॉल m को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल G mE बटे RE का स्क्वायर। अब आपको पता है कि कैपिटल G इंटू mE अपॉन RE का स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल g बोलते हैं, इंटू स्मॉल g। सो हियर कम्स आवर न्यू फॉर्मूला, कैपिटल G इज इक्वल टू m इंटू जी। एंड अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें वेट अब पता करना होगा तो उस ऑब्जेक्ट के मास में हम 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का वेट मिल जाएगा। सपोज करो, ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि एक बेबी है जिसका मास हमें पता है कि 5 kg है। ठीक है, तो हमें पता करना है फाइंड हिज वेट। ठीक, हमें उसका वेट पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल G इक्वल टू m इंटू 9.8, निकाल लेते हैं। मास कितना दिया 5 kg इंटू 9.8, 8 25 40, 0 4, 9 25 45, 4 49, 49.0 न्यूटन। ठीक है, मतलब कि आपका जो वेट आएगा वह न्यूटन में आता है। तो आपका वेट कितना हो गया 49 न्यूटन। ठीक है, सपोज करो कि आपका वेट अराउंड 40 kg है। ठीक है, तो वो आपका वेट नहीं है, वो आपका मास है। ठीक है, 40 kg आपका मास है। वेट क्या होगा, जब आप उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका वेट होगा। ठीक है, जैसे कि यार 1 kg की बॉडी का, ठीक है, ये 1 kg हमने दे दी तो ये हमारा मास हो गया। ठीक है, और 9.8 सबको पता है स्मॉल g की वैल्यू होती है। अगर हम वेट पूछें इसका कैपिटल W तो क्या निकल के आएगा, m इंटू जी। मास 1 kg है और ये 9.8, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो 9.8 न्यूटन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एक छोटा सा रिलेशन था बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, हाँ, अर्थ सरफेस पे मास और वेट के बीच में क्या रिलेशन होता है आपस में, वो हमने देख लिया। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। मिटा दें, नोट हो गया। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर उस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से दूर लेके जा रहे हैं, किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं, तब हमारा वेट कितना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफ an object is taken to height h from earth surface। ठीक है, तो क्या उस पर फर्क पड़ने वाला है।
सपोज करते हैं कि जब हमने उस ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर लेकर के गए, उस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से ऊपर लेके गए, तो जो स्मॉल जी की वैल्यू थी वो चेंज होकर के जी डैश हो गई। तो उस समय जो वेट हमें मिला वो ये मिला एम जी डैश। ठीक है, वहाँ पे हमें वेट ये मिला जब हमने अर्थ सरफेस के ऊपर हम लेके गए। सपोज करो ये हमारा अर्थ है और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लेकर के आएगा। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर लेकर के आएगा। इस कंडीशन में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का वेट था वो हमें मिला m इंटू जी डैश। अब हमें जी डैश की वैल्यू पिछले वीडियो लेक्चर से पता है कि ये होती है ये आप सभी को पता होगा फ्रॉम लास्ट लेक्चर। ठीक है, फ्रॉम लास्ट लेक्चर। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में जी डैश की वैल्यू निकाली थी जो कि आई थी जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल एम इंटू जी अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बन के आ गया हमारा वेट का फॉर्मूला जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर लेकर के जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, आप उसको ट्राई कीजिएगा। मिटा दें, चलिए चलिए मैं क्वेश्चन लिख करके लाया हूँ। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वेट of an object at an height of 6400 kilometer above the Earth's surface the weight of the object at the surface of the earth is 20 Newton and हमें रेडियस दिया गया हुआ अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। चलिए ये वो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द अर्थ सरफेस इज 20 न्यूटन एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ठीक है, कॉमेंट द आंसर। आंसर को कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर उसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बाहर लिया जाए और कहीं किसी और प्लैनेट पे, किसी और जगह पे रख दिया जाए, तब क्या उसके वेट में वेरिएशन या चेंज होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, उसी ऑब्जेक्ट को हम मून पे ले जाके रखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी फेमस टॉपिक है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ
मैन या फिर व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है, काफ़ी फेमस टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो हम देखने वाले हैं कि वेट में क्या वेरिएशन या फिर क्या चेंज आता है और कितने का चेंज आता है, ठीक है। अगर आपका वेट यहाँ पे 60 किलो है तो वहाँ पर आपका वेट 10 किलो हो जाता है, ठीक है। कहने की बात है कि मतलब वेट को हम नॉर्मल भाषा में, ठीक है, नॉर्मल अपने बोलचाल की भाषा में हम लोग केजी लिख देते हैं, बट होता नहीं, ठीक है। मास की बात करें, देखिए हमारा मास यहाँ पे इतना है। मास देखो, मास वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। मास कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का वैरी नहीं करता है, ये बात आप लोग लिख के रख लो। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वैरी नहीं करता है। वैरी क्या करता है? वेट वैरी करता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखने वाले हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून्स सरफेस। देखो मास, एक छोटी सी बात और है। मास के वैरी करने का कोई मतलब वो नहीं होता है। अगर किसी आदमी का वेट 64, किसी आदमी का मास 64 केजी है अर्थ पे, तो अगर उसी आदमी को हम किसी सैटेलाइट में बैठा करके अर्थ से दूर भेज दें तभी उसका मास चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसका मास वही 64 केजी ही रहेगा, जबकि वो अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन जो हमारा वेट होता है वो वैरी कर जाता है। क्यों भाई? स्मॉल जी की वैल्यू अगर वैरी करेगी तो जाहिर सी बात है यार, वेट तो वैरी करेगा ही। चलिए हम देखने वाले हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून सरफेस। सपोज करते हैं कि जो हमारा मून है, ये हमारा मून है, ठीक है। इसका जो मास है वो m डैश है और इसका जो रेडियस है वो r डैश है। क्या है? मास m डैश, रेडियस r डैश। अब हमने इसके सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं मून के लिए। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m, ठीक है। तो वेट क्या होगा? वेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल कांस्टेंट इनटू m डैश स्मॉल m अपॉन r डैश का स्क्वायर। ये वेट हमें मिला, इसको w डैश कर लो, ठीक है। अब उसी ऑब्जेक्ट का, ठीक, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख लो यार, ठीक है। ये जो है हमारा, ये है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून सरफेस, ठीक। अब उसी ऑब्जेक्ट का हमने अर्थ से वेट करके भेजा था, ठीक है। तो अर्थ पे जो वेट आया था वो था W इक्वल टू कैपिटल G ME स्मॉल m अपॉन RE का स्क्वायर। ये मिला था हमें, ये था हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। यहाँ तक बात समझ में आएगी मैंने क्या किया? हमने वेट निकाला। वेट हमें पता है कैसे निकाला था। वेट आखिर एक फोर्स ही होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, W डैश इज इक्वल टू G M डैश डॉट M अपॉन R डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये सब हमने मून के सरफेस पे निकाला और ये हमने अर्थ के सरफेस पे निकाला। अब क्या होता है वो देखो, W डैश बटे W कितना आएगा भाई? G से G तो कैंसिल हो गया, M से M भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? M डैश अपॉन ME
इनटू ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो आर ई अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर, ये हमें मिला। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब चलिए ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू लिख करके लाया हूँ, तो उसको लिख देता हूँ। मास ऑफ द अर्थ जो है वो है 6 × 10⁻24 kg। एम डैश की वैल्यू है 7.4 × 10⁻22 kg। आर ई की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, ये तो पता ही है सबको, ये तो नहीं पता होगा इसको याद कर लीजिएगा। और आर डैश की वैल्यू है 1740, हाँ ठीक है, 140 किलोमीटर। ठीक, वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई साहब। डब्लू डैश बटे डब्लू इज इक्वल टू 6 × 10⁻20 डब्लू डैश बटे डब्लू एम, हाँ ठीक है, हाँ 7.4 × 10⁻22 बटे 6 × 10⁻24 इंटू ये हो गया 6400 बटे 1740 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आती है डब्लू डैश बटे डब्लू की, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 1/6। इसका मतलब डब्लू डैश इज इक्वल टू W/6। मतलब कि किसी आदमी का जो वेट अर्थ पे होता है, मून पे जाने के बाद वो 1/6 हो जाता है। ठीक है, सपोज करो कि आपका वेट अर्थ पे 16 न्यूटन था, तो मून पे जाने के बाद आपका वेट 10 न्यूटन ही रह गया। ठीक है, क्या हुआ कि अर्थ पे जब आप मून पे गए, ठीक है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल था आपके ऊपर, वो तो भाई साहब ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि अब आप दूसरे सैटेलाइट पे पहुंच चुके हो। ठीक है, आपने अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर लिया, अब आप मून पे हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो किसी और तरीके से वैरी कर रही है। बात समझ में आ गई? वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो किसी और तरीके से वैरी कर रही है। मैंने आपको बताया था जी डैश की वैल्यू किस तरीके से वैरी करेगी वहाँ पे। ठीक है, उस तरीके से वैरी कर रही है, तो जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो 1/6 हो जाता है मून पे जा कर के। चलिए, इतना नोट कर लीजिए। और फिर आज का आखिरी टॉपिक, मास और वेट में कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको लिखवा देता हूँ। ठीक है, मिटा दें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, आप लोग इसको जहाँ भी नोट करो वहाँ पे इसको आप लोग कम से कम 3-4 स्टार डाल के लिख लेना। ये आप लोग क्लास 11th में भी जा कर के पढ़ोगे। ठीक है, मिटा दें। चलिए, तो 2 कॉलम बनाएंगे, एक साइड पे लिखेंगे मास, ठीक है, और एक साइड पे लिखेंगे वेट। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? मास ऑफ अ बॉडी is defined as the quantity of matter contained in it। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है। वहीं पे वेट क्या होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
ऑफ अ बॉडी लिखो, इज द फोर्स with which it is attracted towards the center of the earth। और क्या होता है वो W इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी। ठीक है, मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट या फिर अनचेंज्ड एंड does not change from प्लेस टू प्लेस। ठीक है, प्लेस टू प्लेस जो मास की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं करती है। वहीं पे वेट क्या है हमारा, weight of a body changes from place to place। It depends upon the value of small g weight of a body on another planet will be different। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर तीसरा पॉइंट ऊपर से लिखवाते हैं। हो गया, अभी और भी बचा हुआ है। इतना हो गया। मास के लिए जो तीसरा पॉइंट है, जो मास होता है उसको हम लोग पैन बैलेंस से मेज़र करते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो इस पे क्या होता है, आप यहाँ पे कोई वेट रखते हो, ठीक है, आप यहाँ पे किसी वेट को रखते हो और यहाँ पे आप उस जिस वेट को आप मेज़र करना चाहते हो आप यहाँ पे रखते हो। ठीक है, तो ये बैलेंस होता है। ठीक है, मतलब कि आप किसी दूसरे वेट की हेल्प से आप अपना आप जिस वेट को नापना चाहते हो, आप जिस वेट को तौलना चाहते हो, आप उस वेट को मेज़र करते हो। तो ये क्या हो रहा है, आप मास को मेज़र कर रहे हो। ठीक है, आप पैन बैलेंस से मास को मेज़र कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में आप उसको मेज़र कर रहे हो। ठीक है, आपने एक वेट को फिक्स कर लिया है, अब आप उसके रिस्पेक्ट में आप इसको देख रहे हो, इसका मास कितना है। ठीक है, तो पैन बैलेंस से मास को मेज़र किया जाता है। और वहीं पे वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है,
स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है और यहाँ पे एक हुक लगा हुआ होता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए गए रहते हैं इस तरीके से। तो इसमें ऑब्जेक्ट को लटका दिया जाता है और वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग जितना नीचे आता है वहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होती हैं, तो उसी वैल्यू को मेज़र करके बताया जाता है कि इसका वेट कितना है, ठीक है। वेट is measured by a spring balance। इसकी यूनिट क्या होती है भाई साहब, केजी, और इनकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये कभी जीरो नहीं हो सकते, ठीक, बट ये ज़ीरो हो सकता है। वेट कैन बी ज़ीरो। एग्जाम्पल, एस्ट्रोनॉट्स experiences weightlessness in spaceships, ठीक है। और मास जो होता है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इतना आप लोगों ने देख लिया, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए, चैप्टर द एंड, ठीक है, चैप्टर का एंड हो गया। न्यू चैप्टर आफ्टर 2 days, ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग। और चैप्टर का नाम क्या होने वाला है भाई साहब, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।